आज हम लोग बजट पढ़ने जा रहे हैं। ये एडुटेरिया का करंट अफेयर्स है और इस करंट अफेयर्स में हम लोग आज यूनियन बजट देखेंगे, केंद्र का जो बजट है। तो पहले आज हम लोग केंद्र का बजट देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसका आर्थिक सर्वेक्षण भी देखेंगे। तो पहले आज बजट में देखते हैं। तो ये बजट 2025-26 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहा गया है, महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन। तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके देशों से उसके देश के लोगों से, ये कथन कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया। तो कहा कि ये जो निर्मला सीतारमण जी हैं, निर्मला सीतारमण जब बजट शुरू की थी तो एक तेलुगु कवि है। कौन, कहाँ के हैं? तेलुगु कवि है गुराजादा अप्पा राव। तो सबसे पहला सवाल इसमें रहेगा कि गुराजादा, ये जो गुराजादा जो अप्पा राव है, ये किस भाषा के कवि हैं या क्या है? तो कवि हैं, लेखक हैं, नेता हैं, क्या है? तो गुराजादा अप्पा राव क्या है? एक कवि है और किस भाषा के हैं? तेलुगु भाषा के हैं। और इन्हीं की है, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उस देश के लोगों से है। और वरना सवाल ये रहेगा कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश के लोगों से है, यह कथन किन के द्वारा कहा गया है? तो यह है गुराजादा अप्पा राव के द्वारा कहा गया है। केंद्रीय बजट का जो थीम क्या रहा है? तो थीम रहा है सबका विकास। थीम क्या है? सबका विकास। तो विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो 6 क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला व्यापक सिद्धांत में है गरीबी से मुक्ति। पहला क्या है? गरीबी से मुक्ति। फिर 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, मतलब गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिर कामगार, फिर आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं और फूड बास्केट ऑफ द ईयर बनाने वाले किसान। तो इसको याद कैसे रखना है? पहला गरीबी, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य। पहला गरीबी, दूसरा शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य, फिर कुशल कामगारों के साथ सार्थक रोजगार। कुशल कामगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कामगार, फिर 70% महिला और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो ये 6 व्यापक सिद्धांत है और इसमें पूछ देगा 3 गो देगा, चौथा कुछ अलग दे देगा। तो पूछा कि कौन इसमें व्यापक सिद्धांत में नहीं है? तो याद रखना होगा गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुशल कामगार और 70% महिला, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। इस बजट में 6 क्षेत्रों में परिवर्तन करना है। तो कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है? कराधान में, मतलब टैक्स में, विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी, शहरी अर्बन एरिया, खनन में, और वित्तीय क्षेत्र में, और विनियामक सुधार करना है। तो क्या क्या करना है? कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। ठीक है। कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार। चलिए आगे देखते हैं। तो इस बार बजट कितने का है? तो लगभग 50.65, मतलब 50.5 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार है। 50,65,345 करोड़ रुपए का हमारा बजट है। अगर आपको पता होगा कि अगर बिहार की अगर हम बात कर ले तो बिहार का बजट पता कितना है? लगभग 3.17 लाख करोड़। अब देख लीजिए, मतलब कि इसके बजट का कितना परसेंट है? लगभग कि 10% का ही बोले इसको, लगभग 5 से 6% है। तो जो केंद्र बजट है, तो केंद्र बजट का लगभग 6% ही मात्र है जो हम लोग बिहार का बजट है। तो ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज था। आगे देखते हैं। तो कहता है कि कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? 50,65,000 करोड़ रुपया है। 50,65,000 करोड़ रुपया है, जिसमें राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या क्या होगा? तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कितना होना है? तो 34,000 करोड़ रुपया होने वाला है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना होगा? 34,000 करोड़ रुपया होगा। और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना होने वाला है? पूंजीगत प्राप्तियाँ आपका होगा लगभग 16,000 करोड़ रुपया, 16,44,000 करोड़ रुपया। अब ये देखिए, राजस्व प्राप्तियाँ जो है, राजस्व प्राप्तियाँ में क्या क्या आता है आपको पता है? जो सभी प्रकार के जो टैक्स हो गया, राजस्व प्राप्ति में क्या क्या आ जाता है हम आपको बताते हैं। टैक्स हो गया, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है। जैसे नॉन टैक्स में, टैक्स तो आपको पता है कि जो टैक्स लिया जाता है, और नॉन टैक्स में क्या हो गया? तो जैसे कि आपको कहीं कहीं फ़ी देना पड़ता है, कहीं पे फाइन देना पड़ता है, कहीं पे लाइसेंस बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है, फिर ये कोई लोन देता है सरकार तो उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो ये सब नॉन टैक्स आपका हो गया।
तो ये नॉन टैक्स से, तो ये राजस्व प्राप्ति में दो तरीके के हो गया, टैक्स नॉन टैक्स। तो राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा कहाँ कितना हो रहा है, 34,000 करोड़ रुपया। अब इसको देखिए कि लगभग 50,000 करोड़ में 34,000 करोड़ रुपया आपको राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट में 16,000 करोड़ रुपया। अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात कर लिया जाए तो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो क्या क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में आपका आ जाता है जैसे कि आप लोन लेते हैं, मतलब कैपिटल मतलब क्या, मोटा पैसा। कैपिटल मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, तो कैपिटल मतलब मोटा पैसा। तो कैपिटल में क्या क्या जाता है, कैपिटल में आपका लोन हो गया। और लोन भी कहाँ कहाँ से लिया जाता है, एक तो आपका इंटरनल हो जाएगा लोन, हम लोग इंटरनल कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं लोन, और पब्लिक से लोन ले सकते हैं। ये दो जगह से इंटरनल ही हो गया। और जो एक्सटर्नल होता है वो एक्सटर्नल में कहाँ से ले सकते हैं, इस तरह जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब से हम लोग भी लोन ले सकते हैं। तो ये आपका ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट में। तो बस इतना जानिए कि 50 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें हम लोग राजस्व प्राप्तियाँ 34,000 करोड़ रुपया है, पूंजीगत प्राप्तियाँ 16,000 करोड़ रुपया है, 16 लाख करोड़ रुपया, सॉरी। 50 लाख में 34 लाख है रेवेन्यू से, और 16 लाख है आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ से है, मतलब कैपिटल से है। कुल खर्च कितना होगा, तो खर्च में हो रहा है कि राजस्व में खर्च कितना कर रहे हैं, राजस्व खर्च कितना 39,000 करोड़ रुपया, और पूंजीगत खर्च कितना कर रहे हैं 11,000 करोड़ रुपया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमको जहाँ से पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा हमको खर्च करना पड़ जा रहा है। मतलब क्या, राजस्व से हमको 34,000 करोड़ मिल रहा है, लेकिन खर्च कितना कर रहा है 39,000 करोड़ रुपया। तो राजस्व प्राप्तियाँ जो हो रहा है, मतलब टैक्स से, फी में, और फाइन में, लाइसेंस में, इंटरेस्ट से जो हमको 34,000 करोड़ फायदा हो रहा है, उसमें हम लोग 39,000 करोड़ रुपया हम लोग क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। वही अगर बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स का, तो कैपिटल रिसिप्ट्स में जो हम लोन ले रहे हैं, तो अब एक ये अच्छी बात है कि जो हम लोग जो लोन ले रहे थे पहले 16,000 करोड़ रुपया, और वो अब उसको खर्च हो रहा है लगभग 11,000 करोड़ रुपया, 11 लाख करोड़ रुपया। तो कैपिटल रिसिप्ट कितना ले रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपया आ रहा है, और खर्च हो रहा है उसमें लगभग 11 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरी है। तो अब ये देख लेते हैं। तो होता है राजकोषीय घाटा। अब तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिर राजस्व घाटा क्या होता है, फिर प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट क्या क्या होता है। ये चार आपको, मतलब कि ये इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही चार है। ये चार आपको याद ही रखना होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। हम कोशिश करेंगे आपको पूरा बताने का। चलिए देखते हैं। तो पहला होता है कि हम लोग देखते हैं, पहला सबसे पहले दे देते हैं कि, चलिए हम रेवेन्यू डिफिसिट से देखते हैं। ये आपको सबसे पहले समझ में आएगा कि अभी हम लोग यहाँ पे ये राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ देख लिए थे। तो यहाँ पे यही होता है कि राजस्व घाटा मतलब क्या हो गया कि जो ये राजस्व प्राप्तियाँ हैं और राजस्व खर्च है, इसी का ये डिफरेंस होता है आपका राजस्व घाटा। मतलब क्या हो गया कि जो राजस्व जो व्यय कर रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि घाटा हो रहा है। तो घाटा कब होता है, जब आप खर्च ज़्यादा कर देते हैं। तो राजस्व खर्च ज़्यादा हो जाएगा किससे, राजस्व प्राप्तियाँ से। राजस्व जो प्राप्तियाँ हैं उससे अगर ज़्यादा खर्च हो जा रहा है तो आपका ये रेवेन्यू डिफिसिट हो जाएगा। पहला चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गया। तो रेवेन्यू जहाँ पे हो गया मतलब राजस्व की बात कर रहा है, तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ ये हो गया। तो ये हो गया। तो अच्छा ये है कितना, तो ये 24-25 का संशोधित अनुमान और 25 का बजट अनुमान। ये कहता है 24-25 का जो संशोधित अनुमान था, ये जीडीपी का कितना 1.9 संशोधित है, मतलब लगभग 6 लाख करोड़ रुपया। अगर हम आपको बता दें कि जब ये बजट प्रस्तुत किया गया होगा, जैसे कि अभी हम लोग 25-26 का बजट प्रस्तुत किए हैं ना, तो इसमें कितना अनुमान लगाए हैं 1.5 रखे हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग हैं बजट 25-26 में अनुमान रखे हैं 25-26, लेकिन ये तो अभी हम लोग बजट बना लिए हैं। जब अगले बार इसका आकलन किया जाएगा, पूरा डेटा देखा जाएगा कि कितना खर्च हुआ, कितना प्राप्त हुआ, तो ये चेंज हो सकता है। उसी तरीके से इसका जो अनुमान रखा गया था, ये अनुमान रखा गया था 1.8%। ये क्या था, अनुमान था, अनुमान कितना था 1.8 था, 1.8% था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। कितना हो गया, तो कहता है जो राजस्व व्यय है वो अब हो गया कितना 1.9% हो गया। उस तरीके से अभी जीडीपी का अनुमान हम लोग 1.5 रखें 25-26 में। अब हो सकता है कि थोड़ा सा ये जब आकलन करें तो ये 1.5 से 1.6 भी हो सकता है। तो ये तो भी डेटा चेक करने के बाद में है। तो आप बस इतना याद रखिए कि किसका क्या होता है। तो राजस्व प्राप्तियाँ में क्या हो गया, राजस्व घाटा जो होता है, जो हम लोग का 24-25 का अनुमान था ये 1.8 हुआ 1.9, 25-26 का जो अभी हम लोग अनुमान किए हैं 1.5 रखे हैं, ये लगभग 5,23,000 करोड़ रुपया का हम लोग ये है, ये आपका राजस्व घाटा हो गया पहला चीज़। अब जो इम्पोर्टेंट है फिस्कल डिफिसिट, तो फिस्कल डिफिसिट के बारे में आपको बता दें। फिस्कल डिफिसिट क्या है,
तो फिजिकल डिफिसिट में कहता है कि जो टोटल खर्च हो रहा है उसमें से राजस्व टोटल रेवेन्यू जो है वो हम लोग को घटाना होगा, तो डिफिसिट पता चलेगा। और उसमें क्या है कि आपका जो ऋण को छोड़कर करना होगा। अब देखिए मतलब इसका क्या बोल दिया कि ये कैसे क्या है, इसको देखिए, इसको समझिए। टोटल अगर हम लोग फिजिकल डिफिसिट को अगर एफडी से लिख देते हैं तो ये जो टोटल जो हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, टोटल जो खर्च कर रहे हैं, टोटल व्यय, या इसको खर्च लिखिए ना भाई, क्या दिक्कत है। इसमें से क्या हमको घटाना है, इसमें से हमको घटाना कुल राजस्व, कुल राजस्व घटा देना है। मतलब कि अच्छा, राजस्व मतलब क्या हुआ, राजस्व मतलब पैसा, आपके पास कितना है, आप कितना खर्च कर दे रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और आपके पास कितना पैसा था। अच्छा, पैसा भी में आपको पता हो कि सरकार लोन लेती है, तो अब उसको आप अपना राजस्व में नहीं खर्च कर सकते हैं। मतलब आप किसी से 5 लाख रुपया लोन ले लीजिएगा, आप कहिएगा कि मेरे पास 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, तो नहीं, वो नहीं होगा। तो कहता है फिजिकल डिफिसिट में मतलब कि राजकोषीय घाटा, कहता है ना राजकोषीय घाटा, अगर हिंदी से आप समझ रहे होंगे तो राजकोषीय घाटा मतलब कह रहा है कि आपके बैंक बैलेंस में कितना पैसा बच रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। राजकोषीय में कहता है ना कि राजा महाराजा का होता था कि जाइए आप राजकोष में से निकाल कर दे दीजिए। तो राजकोषीय घाटा का मतलब क्या हो गया कि आप कितना खर्च अब एक तो घाटा रहा तो पहले सबसे पहले खर्च लिखना होगा। खर्च में से हमको क्या घटाना है, कुल राजस्व, और इसमें से लोन को छोड़कर। ये नहीं कि आप बोलिएगा कि हम किसी से 5 लाख रुपया लोन ले लिए, आप बैंक में 5 लाख रुपया ही है, आप बोलिए कि मेरे पास 5 लाख रुपया हो गया, नहीं। लोन को हटाकर आपके पास कितना पैसा बच रहा था और उसमें आप कितना खर्च कर दिए और कितना का नुकसान हुआ, तो ये हुआ फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो ये कितना है, फिजिकल डिफिसिट कितना है जीडीपी का, ये 4.8% हम लोग 24-25 का है। अब अभी जो अनुमान लगाएं कि भाई अब हम लोग को खर्च, पैसा कमाना ज़्यादा है, खर्च कम करना है, और वो घाटा कम से 4.4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये। और 24-25 में अनुमान की अगर बात कर दें, 24-25 का जो अनुमान था वो अनुमान था 4.9%, इसका था 1.8%, ठीक है। तो ये 4.8 हुआ है। तो उसी तरीके से तो ये जीडीपी का 4.4% है। आप ज़्यादा याद रखिए कि 25-26 बार ज़्यादा लोग पूछेंगे, तो आपको याद रखना है कि फिजिकल डिफिसिट 4.4% है, रेवेन्यू डिफिसिट 1.5% है। और ये अगर डेटा में देखिए तो 15 लाख करोड़ रुपया, 4.4% मतलब 15 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कहते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट का भी अब इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा कि जो राजस्व घाटा जो आपका आया है, ये जो राजस्व घाटा जो आया हम लोग का, इसमें जो राज्यों को जो हम लोग अनुदान देते हैं, केंद्र सरकार क्या होता है राज्यों को देता है ना, आपको पता होगा कि जो हम लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स में राज्यों को लगभग 41% मिलता है, इसको घटा के 40% किया जाने वाला है। तो राज्यों को ये तो उसका पार्ट हो गया। अनुदान मतलब क्या हो गया, अनुदान मतलब हो गया कि आपका जो सरकार राज्यों को मदद करता है किसी चीज़ के लिए, जैसे कि अभी बाढ़ आने वाला आया है बिहार में, सरकार उसमें, केंद्र सरकार भी उसमें कुछ ना कुछ मदद करेगा, तो जो अनुदान दिया जाता है उसको हटा देना है। तो रेवेन्यू डिफिसिट में क्या करना होगा कि इसको जो राजस्व, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो राजस्व घाटा है इसमें से क्या माइनस करना है, माइनस करना है राज्यों का अनुदान। अगर ये माइनस कर देते हैं तो अब ये जो 1.9 था वो अब 1 पॉइंट बच जाएगा, ये 1.5 था, अब वो ये कितना हो जाएगा वो अच्छा सॉरी, ये अनुमान कितना था, 1 था, और ये कितना हो जाएगा अब अनुमान, अब हम लोग रखें कितना 0.3% रखें, कितना रखें 0.3% रखें। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है कि ये अब ये जब हो गया कि राजस्व घाटा जो हमारा कितना हो रहा था, राजस्व घाटा हम लोग 1.9 था, मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि राज्यों का अनुदान कितना % दिया गया होगा। आप इतना इस तरीके से समझिए कि जब राजस्व घाटा 1.9% था, और जब हम लोग राजस्व घाटा इफेक्टिव राजस्व घाटा निकाले, मतलब प्रभावी राजस्व घाटा, तो ये 1 पॉइंट हो गया, मतलब राज्यों का अनुदान का कितना वैल्यू हो गया 0.9% हो गया। तो अभी हम लोग क्या अनुमान रखे हैं, इसका अनुमान रखे 0.3% रखे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए कि फिजिकल डिफिसिट 4.4% है, राजस्व घाटा 1.5% है, प्रभावी राजस्व घाटा कितना 0.3% है। फिर अब प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिएंट के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी डिफिसिएंट क्या है, तो कहता है कि जो आपका जो फिजिकल डिफिसिएंट आया है, आपका जो राजकोषीय घाटा जब आया था, राजकोषीय जो घाटा फिजिकल डिफिसिएंट एफडी जिसको कहते हैं, उसमें से क्या हटा देना है, आप जो ब्याज का जो भुगतान दे रहे हैं ये भी हटा देना होगा। तो जब ये हटा दीजिएगा तो वो आपका कितना बचेगा, वो आपका है। तो ये 1.3 हुआ था, और हम लोग का अनुमान कितना है कि 0.8% होना चाहिए, 2,92,000 करोड़ रुपया।
तो ये आपको पूरा ज़्यादा डिटेल में बता दिए। आपको बस इतना याद रखना होगा कि क्या 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 होता है। तो फिजिकल डिफिसिट कितना है, 4.4% है। रेवेन्यू डिफिशियंट राजस्व घाटा कितना है, तो राजस्व घाटा आपका है कि 1.5% है। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो 0.3% है। और प्राइवेट डिफिशियंट कितना है, 0.8% है। और इधर का याद रखना होगा कि राजकोषीय घाटा 4.8% था। इसी से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करना है। जैसे देखिए ये इसी से सब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना है आपको। ये 4.4 था तो ये 4.8 होगा, 1.5 है तो 1.9 हो गया, 0.3 था तो ये 1 हो गया, ये 0.8 है तो 1.3 हो गया। चलिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बता दिए, बहुत समय भी लगा होगा आप लोगों का। आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में शीर्ष 4 मत क्या है। 4 मत है कि कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा जाता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहता है कि उधार और अन्य देता। देखिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा आ रहा है हमारा 24% लोन ले रहे हैं। यही पैसे की हम बात कर रहे थे कि ये जो हम लोग फिजिकल डिफिसिट में लोन को छोड़कर, तो यही 24% छोड़ने की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो अब इतना याद है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से ले रहे हैं, तो लोन से ले रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, इनकम टैक्स से 22% हो रहा है और जीएसटी से 18% हो जा रहा है, निगम कर से 17%। ये याद रखना है, 24, 22, 18, 17। 24% क्या है लोन, 22% क्या है इनकम टैक्स, 18% जीएसटी, 17% निगम कर। और रुपया कहाँ जाता है, तो कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% हो जाता है। ब्याज हम लोग 20% दे रहे हैं। केंद्र की योजना में 16% है। और अगर केंद्र क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना भी होता है, एक केंद्र प्रायोजित योजना ये छोड़ दिया गया है, वो है लगभग 8% है। और रक्षा पे भी 8% खर्च हो रहा है। तो इसका क्या है 22, 20, 16, 8 और 8। 22 में क्या हो गया कि आपका ये हो गया, आपका राज्यों का हिस्सा हो गया 22%। 20% लोन दे दिए, लोन का इंटरेस्ट दे दिए। फिर 16% क्या हो गया, केंद्र का योजना हो गया। 8% हो गया केंद्र प्रायोजित योजना हो गया। और 8% हो गया रक्षा पे खर्च कर दिया गया है। चलिए अब ये है कि इसमें टोटल देखा जाए तो लगभग बजट में 4 इंजनों की बात की गई है। कौन कौन है, कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, निवेश हो गया और निर्यात हो गया। कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, और निवेश हो गया और निर्यात हो गया। 4 प्रमुख इंजन है, ये याद रखने की चीज़ है। 4 इंजन में कोई एक को हटा के दूसरा डाल देगा। अब इसमें कितने, अब सब इंजन के बारे में पढ़ना है। कृषि के बारे में पढ़ना होगा आपको, निवेश के बारे में पढ़ना होगा, सबके बारे में धीरे धीरे पढ़ना है। और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चौथा इंजन है, फिर खंड बी में अप्रत्यक्ष कर वगैरह है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसको। तो कह रहा है प्रधानमंत्री धन्य धान योजना धन्य धान कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री, अब जैसे पहला इंजन क्या था कृषि, तो कृषि से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना होगा। तो प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना है, अब विकासशील कृषि योजना कार्यक्रम है। कहता इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। तो अब सवाल रहेगा प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है, 100 जिलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा में सुधार, दीर्घ अवधि और लघु अवधि में ऋण को उपलब्ध कराने के सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना है, 100 जिलों को शामिल किया गया है। 100 जिलों को शामिल किया गया इसमें। इसका उत्पादन में उद्देश्य क्या है, उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता, लोन अच्छे से दीर्घ अवधि के लिए और लघु अवधि के लिए लोन दिया जा सके, ये प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना का है। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ 1.7 करोड़ किसानों की मदद मिलने की संभावना है। तो ये कितना करोड़ इसमें किसान को मदद मिलेगा, 1.7 करोड़ किसान को मदद मिलेगा। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। यह व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ होगा। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना ताकि प्रवास एक विकल्प होना की अनिवार्यता है। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया है। तो देखिए ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण क्या है, तो इसमें भी क्या है कि ग्राम को, जो गांव होता है उसको इतना संपन्न कर देना है, इतना अवसर पैदा कर देना है, वहाँ पे इतना अवसर पैदा कर देना है कि लोगों को बाहर जाना, प्रवास करना जरूरी ना लगे। ये अगर मन हो तब जाए, ना हो तो ना जाए। इसमें कितना जिला को शामिल किया गया, 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल इसमें भी किया गया। दलहन में आत्मनिर्भरता है। दलहन में कहता है खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। तेलों तो क्या इसमें क्या है, तूर दाल है, उड़द और मसूर, ये 3 दाल है, इसको याद रखना है, तूर, उड़द और मसूर। इसमें 6 वर्ष की दलहनों की आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी।
इस पर सवाल पता क्या है, इसे पूछा कि कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष के मिशन है ये, तो ये कितने वर्ष के मिशन है, ये 6 वर्ष का मिशन है। तो ऑप्शन दे देगा पता क्या है, 1, 2, 4, 5 और 6, सभी को लगेगा कि कोई मिशन तो 5 वर्ष का ही होता है, 5 टिक मारेगा। नहीं, ये मिशन कितने वर्ष के लिए है, 6 वर्ष के लिए मिशन है। और दाल कितना है, तूर उड़द और मसूर दाल है, तूर उड़द और मसूर दाल, 3 दाल 6 वर्ष, याद रखिएगा 3 दाल 6 वर्ष के लिए है, ये याद रखिएगा चीज़ है। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम किया जा रहा है। कहता है सब्जियों फलों श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है, उत्पादन प्रभावी आपूर्ति प्रसंस्करण किसानों को लाभकारी मूल्य बढ़ावा देने के लिए राज्य के भीतरी भागीदारी एक व्यापक कार्यक्रम शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, उत्पादन प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार हेतु मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। कहाँ, बिहार में। अब एक ये मखाना सम्मेलन कहाँ किया गया आपको याद है, अब ये मखाना सम्मेलन ये मत समझ कि बिहार में किया गया था, मखाना सम्मेलन हुआ है बेंगलुरु में, ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, राष्ट्रीय उच्च पैदावार मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूल के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रचार करना। तो राष्ट्रीय उच्च पैदावार जो बीज मिशन है उसमें ये सब चीज़ें दिया गया है। मतलब जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों को 100 से अधिक किस्म फसलों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। तो होता है कि जो उच्च पैदावार वाला जो बीज है वो कब जारी किया गया था, तो जुलाई 2024 में जारी किया गया था, पिछले साल। और उसमें 100 से अधिक जो है 100 से अधिक किस्म की जो वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना है। तो ये अनुसंधान करके जो उच्च पैदावार वाला जो बीज बनाया गया है जुलाई 2024 में, उसको 100 से अधिक बीजों को मार्केट में उतारना है, ये भी इसका लक्ष्य है। मत्स्य उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो मत्स्य उद्योग में मछली पालन वगैरह आता है। तथा जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि, मछली उत्पादन में और जलीय कृषि में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ रुपया है। जो समुद्री खाद्य निर्यात है उसका कितना मूल्य है, 60,000 करोड़ रुपया है। हमारी सरकार अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देते हुए गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। तो मत्स्य मछली उत्पादन में क्या हो रहा है कि हम लोग मत्स्य उत्पादन और कृषि जलीय क्षेत्र में हम लोग विश्व में दूसरे नंबर का देश है। कितने नंबर का है देश है, दूसरे सबसे बड़ा देश है। इसे समुद्री खाद्यान्न निर्यात का मूल्य लगभग 60,000 करोड़ रुपया है। खाद्य निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट का, समुद्री खाद्य का कितना निर्यात है, 60,000 करोड़ रुपया है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में क्या किया जा रहा है, 2 जगह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में हम लोग मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के अनुकूल फ्रेमवर्क बना रहे हैं। समझ गए। कपास उत्पादकता के बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कपास उगाने वाले लाखों किसानों को लाभ के लिए कपास उत्पादक मिशन की घोषणा की गई है। इसके लिए एक 5 वर्षीय अभियान लाया जाएगा। देखिए आ गया ना, यहाँ पे कपास के लिए कितना है, 5 वर्षीय मतलब 5 वर्ष का है। और वही अगर दाल का है तो दाल कितने के लिए था, दाल था 6 वर्ष के लिए था। तो यही कन्फ्यूजन होगा, सबको लगता है कि सब तो 5 वर्षीय ही होता है, तो 5 वर्षीय वो दाल नहीं है। सब्सिडी योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का जो माध्यम से जो 3 लाख का जो लोन था उसको 5 लाख कर दिया गया ऋण की सीमा को। तो जो किसान को जो लोन दिया जाता था 3 लाख रुपया, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपया कर दिया गया। दूसरा इंजन क्या है, एमएसएमई है। दूसरा इंजन क्या है, एमएसएमई के बारे में पढ़ते हैं। कहता है वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है। सबसे पहला कृषि, फिर हो गया एमएसएमई। कहता है कि इसमें कितना करोड़ एमएसएमई है, 5.7 करोड़ एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, क्योंकि हमारे निर्यात में 45% योगदान रहता है। तो हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप घर में बैठकर एक कपड़ा है उस पर आप कुछ डिजाइन बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहाँ, अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये डिजाइन को। ठीक है, तो ये आपका घर का हो गया छोटा सा बिजनेस। आप 5 गो महिला मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस 5 महिला जो मिलकर काम कर रही है क्या होगा, एक तरीके से एमएसएमई है ये। आप इसको अगर एमएसएमई के अंडर रजिस्टर करते हैं, तो हम लोग जो एक्सपोर्ट जो करते हैं उसमें 45% योगदान किसका रहने वाला है, एमएसएमई का रहता है। हमारे जैसे ही लोग मिल के एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 45% हमारा योगदान है। कितना है, 45% एमएसएमई का है। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए
कह रहा है कि 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है एमएसएमई के द्वारा। कितना करोड़ ये रोजगार दिया जा रहा है? कहता है 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और 1 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत एमएसएमई है। अब अगर आप इसका अगर एवरेज निकालिएगा तो होता है कि 1 करोड़ तो हमारा कंपनी है, एमएसएमई है। एमएसएमई कितना है? 1 करोड़ है और इसमें 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इस 1 करोड़ से 7 में मतलब कि लगभग एक एमएसएमई में लगभग 7.5 लोग काम कर रहे हैं डेली का। समझ रहे हैं? इससे यही मतलब हुआ। तो 1 करोड़ एमएसएमई है जिसमें 7.5 करोड़ लोग काम कर रहा है और वो विनिर्माण के क्षेत्र में 36% का योगदान दिया जा रहा है। विनिर्माण के क्षेत्र में कितना परसेंट का योगदान दे रहा है? 36% का योगदान दे रहा है। समझ गए? ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। कहता है लोन लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों को, तो ऋण तक पहुंच में ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। कहता है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपया तक के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर उसको 20 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के लिए लगभग 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। उत्तम चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक का सावधि ऋण दिया जाएगा। अब ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे बताया गया है, ये पहले था और उसको संशोधित करके कुछ बनाया गया है। जो एमएसएमई का जो डिफिनीशन है उसमें चेंज किया गया है। अब देखिए कैसे कैसे क्या किया गया है। कहता है एमएसएमई जो है उसमें कहता है कि लघु उद्योगों को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया, जिससे 1.5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। अगर हम टर्नओवर की बात करते हैं, देखो सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग का निवेश कितना करना था, ये निवेश था। इसको अगर कुछ याद रखिएगा, आपको ट्रिक बताते हैं। एक तरफ आप निवेश देखिएगा, एक तरफ आप टर्नओवर देखिएगा। निवेश को गुना किया गया कितना से पता है? 2.5 से, और टर्नओवर का गुना किया गया 2 से। अब देखिए कैसे है, आपको दिखा रहे हैं। ये वर्तमान डेटा था और इसको बढ़ाकर ये बनाया गया बढ़ाने के बाद। अब देखिए, अब इसको समझिए कि सूक्ष्म जो उद्योग था, सूक्ष्म उद्योग कितना है? 1 था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 2.5, 2.5 गुना किया गया। लघु उद्योग जो था, इसका जो निवेश का, अच्छा ये आप इसे समझ पाइए कि सूक्ष्म उद्योग क्या है। ये आपका डिवीजन करने का वो है, पैरामीटर है कि अगर आप 1 करोड़ रुपया निवेश कर रहे थे तो आपको सूक्ष्म उद्योग का उनके कैटेगरी में आते हैं। अगर 10 करोड़ रुपया उद्योग इन्वेस्ट कीजिएगा तो लघु कैटेगरी में आ जाइएगा, और अगर 50 करोड़ कीजिएगा तो मध्यम कैटेगरी में आ जाइएगा। समझ रहे हैं? एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या आता है? एमएसएमई, यही है ना? इसका फुल फॉर्म क्या था? ये एम से स्मॉल, एम से मीडियम, मीन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। मीन नहीं होता है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आकलन करने का है। तो सूक्ष्म उद्योग कितना था? 1%। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1 करोड़ था, उसको बढ़ा के कह दिया 2.5 करोड़। ये 10 करोड़ था लघु उद्योग, उसको कर दिया 25 करोड़। 50 था, उसको 125 करोड़ रुपया कर दिया गया। ये निवेश की बात कर रहा है, आप कितना पैसा लगाते हैं। अब साल का जो टर्नओवर की बात करते हैं, एक साल में कितना टर्नओवर होता है, तो जो 1 करोड़ रुपया लगा रहे थे, आपका टर्नओवर जो 5 करोड़ रुपया था, अब वो टर्नओवर को दुगना करना हो गया। कितना? 10 करोड़। जो लघु उद्योग था 10 करोड़ रुपया लगा रहे थे, अब वो 50 करोड़ का जो टर्नओवर था उसको 100 करोड़ कर दिया गया। अब 50 लाख लगा रहे थे, ये 250 करोड़ का जो टर्नओवर था उसको 500 करोड़ कर दिया। देखिए सबसे क्या हो रहा है? दुगुना हो रहा है यहाँ पे। समझ गए? 1, 10, 50, 5, 50, 250, अगर उसमें सब में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यही इसी की बात यहाँ पे किया गया है कि सूक्ष्म उद्योग के लिए क्या है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जो कि 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर गया है, जिसमें 27 प्रमुख क्षेत्रों को ऋणों के गारंटी शुल्क को कम करके 1% किया जाएगा। तो कितना है प्रमुख क्षेत्र है? जो स्टार्टअप जो है उसके लिए कितना प्रमुख क्षेत्र है? 27 प्रमुख क्षेत्र है। कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 27 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसके 10 करोड़ रुपया से बढ़ाकर इसको 20 करोड़ रुपया कर दिया गया स्टार्टअप के लिए। और गारंटी जो शुल्क होता था वो 1% से भी कम कर दिया गया है, 1% कर दिया गया है। गारंटी शुल्क को कम करके कितना? 1% कर दिया गया है। उत्तम चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण दिया जाएगा। लोन की बात क्या रहा है कि जो एमएसएमई था उसको 5 करोड़ से लोन से उसको 10 करोड़ रुपये तक लोन मिलेगा। स्टार्टअप के लिए जो 10 करोड़ का लोन मिला उसको 20 करोड़ तक लोन मिलेगा। और
बढ़िया चल रहा है उसको 20 करोड़ तक का भी लोन दिया जाएगा, ये बात किया गया। ये चेंज आपको बता चुके हैं। इसका कहता है सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड है, छोटे लोगों के लिए। कहता है हर उद्यम हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख की सीमा का विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू होंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। कह रहा है कि जो बिजनेस कर रहे हैं, एमएसएमई है, उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। कितने का? 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और एक साल पहले वर्ष में लगभग 10 लाख लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। समझ रहे हैं? 5 लाख रुपया का 10 लाख लोगों को, 5 लाख रुपये का 10 लाख लोगों को हम उद्यम पोर्टल पे ये जो रजिस्टर होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ निधियों में एक नए कोष की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप के लिए एक नया निधि कोष स्थापना किया जाएगा। कितना करोड़ रुपए के साथ? 10,000 करोड़ रुपए के साथ एक निधियों के लिए एक नया कोष की स्थापना किया जाएगा। समझ गए? पहली बार महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे 5 वर्षों में 2 करोड़ तक की सावधि ऋण उपलब्ध होगा। 5 वर्षों में 2 करोड़ तक की सावधि ऋण होगा। किसके लिए? महिला के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, महिला एससी के लिए और एसटी के लिए सहित 5 लाख लोगों को कहता है कि 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा 5 वर्षों में। तो ये पहली बार किया जा रहा है कि कोई महिला होगी, कोई एससी का कैटेगरी का होगा, कोई एसटी कैटेगरी का होगा, तो ऐसे ऐसे जो महिला एससी एसटी मिला के 5 लाख लोगों को, 5 लाख उद्यमियों को 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा 5 वर्षों में। मतलब मान लीजिए कि एक वर्ष में, पहला वर्ष में दिया गया 40 लाख लोगों को। कितना है? एक पहला जो वर्ष है, एक वर्ष में दिया गया 40 लाख फर्स्ट में, फिर दूसरा में भी दिया गया 40 हो गया, फिर दूसरा में, तीसरा में 20 दिया गया, फिर अगला में 50 लाख, 50 नहीं, ये अलग चीज़ हो जाएगा, ये अलग डेटा अलग हो गया। 5 लाख उद्यमियों को, मतलब कि ये कह रहा है कि पहला वर्ष में 1 लाख उद्यमी को लोन दिया गया। मैक्सिमम लोन 2 करोड़ तक का दिया जा सकता है। फिर 1 लाख को दिया गया अगला साल में, फिर 2 करोड़ दिया जा सकता है। फिर अगला बार 1 लाख लोगों को लोन दिया गया, फिर 1 लाख लोगों को लोन दिया गया और 1 लाख लोगों को लोन दिया गया। ऐसे कर करके 5 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा 2 करोड़ तक का, 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। समझ गए? स्टार्टअप के लिए भी एक शुरू किया गया है 10 करोड़ रुपये के साथ में। चलिए आगे देखते हैं। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों में फोकस प्रोडक्ट स्कीम। फुटवियर और लेदर क्षेत्रों में फोकस प्रोडक्ट स्कीम है। कहता है इस स्कीम में लेदर फुटवियर और बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर को उत्पादक हेतु आवश्यक डिजाइन, क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। कहता है कि फुटवियर और लेदर क्षेत्रों में भी सरकार काम कर रहा है कि आप गुणवत्तापूर्ण बढ़िया फुटवियर बनाइए। आपका जो डिजाइन के लिए आपको विनिर्माण और मशीन की जरूरत है, सरकार सहायता करेगी। कहता है इस स्कीम में 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। ये देखिए, मतलब सरकार क्या बोला है कि जूता चप्पल का जो हम लोग बनाते हैं उसमें सरकार सहायता करेगा। तो सहायता जब अगर सरकार करता है मशीन लेने के लिए और सेटअप करने के लिए, तो उसमें 22 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा सीधे। ठीक है, 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ का कारोबार होगा। 22 लाख में क्या होगा? 4 लाख करोड़ का कारोबार होगा और उस 4 लाख करोड़ में 1.1 लाख करोड़ का हम लोग क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। टोटल 4 लाख करोड़ रुपया है इसका रोजगार होने वाला है, उसमें 1.1 करोड़ क्या कर देंगे? हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। सरकार इसमें सहायता करेगा। सरकार क्या बोला है कि वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वयन की जाएगी। तो अभी हम लोग, आपको पता होगा कि जितना भी हम लोग खिलौना है चाइना से मंगाते हैं, तो सरकार क्या होगा? वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने की एक योजना बनाया है कि आप लोग खिलौना, हम लोग अपना प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए, तो आपको पता है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है हमारे? ये चिराग पासवान जी हैं। तो चिराग पासवान जी ये काम किए हैं। क्या पास क्या है? खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता कहाँ लगने वाला है? तो ये हमारे बिहार में लगने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है? किसानों को उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी। जो एमएसपी, मूल्य संवर्धन के माध्यम से एमएसपी से उसकी आमदनी बढ़ेगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगा। तो मेक इन इंडिया के लिए जो एमएसएमई है उसको शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेंगे। अब तीसरा है
इंजन क्या था? निवेश था। तीसरा इंजन निवेश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक निवेश खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये सेकंड पेज का थर्ड पेज। हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। निवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें 3 तरीके के निवेश है। लोगों में निवेश करना है, अर्थव्यवस्था में निवेश करना है और नवाचार में निवेश करना है। तो निवेश कितने तरीके का बजट में बोला गया है? 3 है। 3 निवेश है। क्या क्या है? लोगों में निवेश करना है, अर्थव्यवस्था में निवेश करना है और नवाचार में निवेश करना है। 3 जगह करना है। तो लोगों में निवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या है? कहता सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ से गर्भवती महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। देखिए, तो लोगों में निवेश करने में क्या क्या है कि आंगनबाड़ी में निवेश कर रहा है सरकार, आंगनबाड़ी में बढ़िया काम करवाएगा। फिर पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चा होगा। पोषण जो है वो बच्चों को जो खाना दिया जाता है, और वो उसके में 8 करोड़ से अधिक बच्चा हो जाएगा, 1 करोड़ से गर्भवती महिला हो जाएगा, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 लाख किशोरियों को, बच्चियों को पोषण संबंधी सहायता सरकार देने वाली है। 8 करोड़ बच्चा, 1 करोड़ गर्भवती महिला और 20 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो बच्चियाँ हैं। जिज्ञासा और नवाचार के लिए भावना उत्पन्न करने के लिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में सरकारी स्कूल में 50 लाख अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला होगा। तो कहता है कि जिज्ञासा और नवाचार बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में 50 लाख अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला होगा। तो हर एक साल में 10,000, हर साल 10 लाख अटल टिंकरिंग बनेगा लगभग, समझ रहे हैं। एक साल में 10,000, तो 5 साल में 50,000, तो 5 साल में 50,000। यही डेटा पूछेगा आपसे कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में सरकार के कितने अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, तो कितना है? 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो ये दे देगा। अब सवाल इसका क्या रहेगा? जो देखिए, सवाल ये पूछेगा कि किस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। ऑप्शन देगा भारत पे, भारत नेटवर्क, भारत नेट, भारत, और भी कुछ हो देगा। क्या क्या ऑप्शन देगा? देखिए, भारत पे, भारत नेटवर्क, एक और रहेगा भारत नेट। तो ये इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? भारत नेट होगा। समझ गए? स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो कहता है कि भारतीय भाषाओं में के लिए डिजिटल रूप के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा, ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। तो कहेगा कि वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के लिए कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किएगा? राष्ट्रीय कौशल, समझे? राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल की बात कर रहा है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल की बात कर रहा है। तो नेशनल लेवल पर कितना होगा? 5 होगा। अटल टिंकरिंग लैब जो था ये 50,000, ये स्कूल में हो रहा था। तो ये भी तो कहीं ना कहीं नवाचार और जिज्ञासा को भी बढ़ावा दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी उसी तरीके से है, वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के लिए है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे है। तो नेशनल लेवल पर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, ताकि मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड जो है उसको और बढ़िया किया जा सके। आईआईटी में क्षमता विस्तार किया जा रहा है। आईआईटी में क्षमता विस्तार किया जा रहा है। कहता 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। 23 आईआईटी में, हमारे यहाँ कितने आईआईटी हैं? 23 आईआईटी है, जिसमें 100% की संख्या में वृद्धि हुआ है। 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य संरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। आईआईटी पटना को भी बढ़ाया जाएगा। 50 करोड़ से अधिक परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये देखिए, आईआईटी कितना है? कहता 23 आईआईटी में लगभग 100% सीट की वृद्धि हो गया संख्या में। ऑप्शन दे देगा 20% बढ़ा है, 50% बढ़ा है, 70% बढ़ा है, 100% बढ़ा है। तो आप सोचिए कि भाई 50% से ज़्यादा थोड़े बढ़ा हुआ, लेकिन नहीं, बढ़ा कितना है? 100% बढ़ गया।
5 आईआईटी में और क्या होगा, अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। आईआईटी पटना को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अतः 50 करोड़ से 500 करोड़ से एक एआई संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। एआई संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कितना बजट रखा गया, 500 करोड़ रुपया रखा गया। चिकित्सा क्षेत्र में का विस्तार, कहता है कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। कहता है कि 5 वर्ष में मेडिकल कॉलेज हो या अस्पताल हो, उसमें कितना 10,000 और सीट जोड़ा जाएगा। समझ गए। तो 5 वर्षों में कितना सीट जोड़ा जाएगा, 5 वर्षों में ये जो एम्स कहते हैं और पीएमसीएच हमारे पटना में है, तो वैसे ऐसे जगहों पे लगभग टोटल कितना 10,000 और सीट जोड़ी जाएगी। समझ गए, कितना सीट जोड़ी जाएगी, 10,000। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। तो 25-26 में 2,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहता है कि जो डे केयर कैंसर केंद्र, कहता है कि कितने वर्ष का लक्ष्य रखा है, 3 वर्ष में कर रहा है कि सभी जिला में। कहता है कि सवाल ये पूछेगा आपसे, सवाल आपका ये रहेगा, ये 3 वर्ष जो है, 1 मिनट, हाँ क्या रहेगा कि 3 वर्ष में सभी जिला में डे केयर कैंसर स्थापित किया जाएगा, कैंसर केंद्र हो जाएगा। और 25-26 में कितना स्थापित किया जाएगा, 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 25-26 में कितना केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 200। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम में बैंकों के संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा से साथ यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। तो पीएम स्वनिधि जो स्कीम है उसमें बैंकों के स्वर्धित ऋण में 30,000 की सीमा जो है उसके साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की क्षमता और विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। 30,000 रुपये का उसको सीमा बढ़ाया जाएगा। बजट में घोषणा की गई, सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गीग श्रमिकों की पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर भी उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। क्या बोल रहा है कि जो जन आरोग्य योजना है प्रधानमंत्री का, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य जो देखभाल होगा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गीग वर्कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गीग वर्कर मतलब समझते हैं आप, गीग वर्कर मतलब होता है जो आप हम लोग स्विगी जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है, स्विगी जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है उसको गीग वर्कर कहते हैं। तो उनका पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। ये जन आरोग्य जो केंद्र है ना, इन लोग को। चलिए, अर्थव्यवस्था में निवेश। अब हम लोग इसका निवेश को पहला खंड देखें। हम लोग क्या पढ़े थे, निवेश ही पढ़े थे ना। ये अच्छा, वो अभी हम लोगों में निवेश देखें। अब अर्थव्यवस्था में देखना होगा, नवाचार में देखना होगा। ये निवेश थोड़ा लंबा जाने वाला है। फिर चौथा निर्यात इंजन पढ़ाना होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश के बारे में देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत सीतारमन जी ने कहा है कि बुनियादी ढांचा संबंध मंत्रालय सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में परियोजनाओं पर 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेगा। तो होता है कि जो बुनियादी ढांचा संबंधी मंत्रालय जो है वो 3 वर्ष की अवधि के साथ काम करेगा। मतलब कि कोई भी जो काम प्लान किया जाएगा वो 3 वर्ष के हिसाब से किया जाएगा कि 3 वर्ष में हमको ये पूरा करना है। पहले ये शायद 5 वर्ष का होता था, उसको 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेंगे। राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारों को प्रोत्साहन देने हेतु 50 वर्ष तक के ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था का ना, अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाएगा। तो उसके लिए बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में कहता है कि 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय का प्रस्ताव दिया गया है अर्थव्यवस्था के लिए। पहले अर्थव्यवस्था में बोला गया है कि बुनियादी ढांचे के लिए 3 वर्ष का जो अवधि के साथ कार्य करेंगे। फिर कहता है कि 50 वर्ष तक के लोन जो मिलेगा आपको, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा और 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का उसमें प्रस्ताव दिया गया है। परिसंपत्ति मसौदीकरण योजना 2025-30, परिसंपत्ति मसौदीकरण योजना क्या है, 25-30 है। कहता है 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मसौदीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजना में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के निवेश के साथ 25 वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय योजना शुरू किया जाएगा। सेकेंड शुरू किया जा रहा है 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी, 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के साथ शुरू किया जा रहा है 25-30 के लिए। 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तार करने की योजना की गई है, घोषणा की गई है। मतलब जो जल जीवन मिशन जो हमारा है वो अभी तक 100% पूरा नहीं हुआ है, तो ये 100% कवरेज करने के लिए कितना तक बढ़ा दिया गया, 2028 तक और बढ़ा दिया गया। मतलब 3 साल और बढ़ा दिया है जल जीवन मिशन को। शहरों का सृजनात्मक पूर्ण विकास, शहरों का सृजनात्मक पूर्ण विकास और जल
स्वच्छता के लिए सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। शहरों का जो सृजनात्मक पूर्ण विकास है, जल स्वच्छता के लिए 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। ठीक है, कितने का? 1 लाख करोड़ के लिए। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन का प्रस्ताव है। तो 25-26 में कितना करोड़ करेगा? देखिए, शहरों को विकास करने के लिए टोटल 1 लाख करोड़ है, जिसमें 1 लाख में कहता है 10,000 करोड़ 25-26 के लिए किया गया। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। विकासशील भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, ये इंपॉर्टेंट है भैया। परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में देख लेते हैं। कहता है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। सवाल यहीं पे आएगा भैया कि कहता है कि किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है, किस वर्ष तक? तो 2047 तक। कितना? 100 गीगावाट। तो 2047 तक कितना गीगावाट का आवश्यक है? तो 100 गीगावाट आवश्यक है। कब तक? 2047 तक। ऑप्शन पता क्या देगा कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक, 2047 तक। आप सोचिए 100 गीगावाट ही तो है जी, बहुत कम है। चलो ना 2030 में कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, 100 गीगावाट बहुत ज़्यादा आता है, वो भी परमाणु ऊर्जा का। आप कोयला से नहीं उत्पादन कर रहे हैं, परमाणु से कर रहे हैं, तो 2047 तक होगा। ठीक है। यह लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु नुकसान के सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। लघु मॉडुलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 ये SMR क्रियाशील हो जाएंगे। मतलब क्या बोल रहा है कि अभी जो हम लोग 100 गीगावाट का जो लक्ष्य रखे हैं, तो उसमें कहता है कि जो लघु मॉडुलर रिएक्टर है उसमें 20,000 करोड़ के साथ शुरू किया जा रहा है। और 2033 तक 5 MSME। कब तक? 2033 तक 5 हमारे ये जो लघु मॉडुलर रिएक्टर है वो भी स्वदेशी रूप से हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? कितने तक? 2033 तक 5 SMR स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। पोत निर्माण वित्तीय सहायता निधि को स्वीकृत किया जाएगा। जलपोतों की रेंज श्रेणियों को क्षमता बढ़ाने के लिए शिप बिल्डर क्लस्टरों का सुविधा प्रदान किया जाएगा। ठीक है। समुद्री उद्योग के दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ का निधि के साथ एक समुद्री विकास निधि स्थापित किया जाएगा। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ के साथ स्थापित किया जाएगा। सरकार द्वारा 49% तक अंशदान दिया जाएगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। कहता है कि समुद्रिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक समुद्रिक विकास निधि स्थापित किया जाएगा, जिसमें 25,000 करोड़ का सरकार मदद करेगी। उसमें बता रहा है कि सरकार 49% तक अंशदान देगा। कहता है 49% अंशदान देगा और शेष राशि है पत्तनों और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। एक संशोधित उड़ान स्कीम भी शुरू की जाएगी। उड़ान स्कीम भी अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकेगा। 10 वर्षों में कितने जगह पे? 120 जगहों पे। मतलब हर 10 वर्ष में कितना है? 120 जगह पे। तो एक वर्ष में लगभग 10 वर्ष पे 120 है, तो एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में 12 को नया जगह को कनेक्ट किया जाएगा। 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जाएगी। कितने करोड़ यात्रियों को? 4 करोड़ यात्रियों को। तो कहता है कि 10 वर्षों में 120 नया बनाया जाएगा और 4 करोड़, मतलब कि हर साल में 12 नए एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे। ये एम है। तो 10 वर्षों में 120 को हो जाएंगे। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउन एयरपोर्ट की क्षमता को विस्तार होंगे के अलावा होंगे। अच्छा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बनाया जाएगा, ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट में जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होगा। पटना एयरपोर्ट और बिहटा जो बन रहा है उसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। तो कोसी नहर परियोजना जो बनाया जा रहा है उसमें 50 हेक्टेयर से अधिक किसान भूमि पर सहायता हो जाएगा। स्वामी निधि योजना किफायती और मध्यम आय आवास के लिए
विशेष विंडो स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरी कर लिया गया है। तो स्वामी स्वामी मतलब खुद का मकान के लिए बनाया गया। स्वामी निधि 2 योजना है, किफ़ायती और मध्यम आय आवास के लिए, किफ़ायती हो मध्यम आय आवास के लिए 50,000 हम लोग वो विशिष्ट आवास बना लिए गए हैं। अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्यवर्ष 2025 में पूरा कर दिया जाएगा। 50,000 बना लिए हैं, 40,000 2025 में पूरा कर दिया जाएगा। 15,000 करोड़ की इस निधि का लक्ष्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। तो कहता है 15,000 करोड़ रुपया इसमें लगाया जा रहा है, जिसमें 1 लाख इकाइयों को पूरा करने का लक्ष्य है। 50,000 बन गया है, 40,000 अभी 25 में पूरा बन जाएगा, 10,000 और बना दिया जाएगा। देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में राज्यों की भागीदारी के लिए चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थल, तो कितने पर्यटन स्थल है? तो 50 पर्यटन स्थल है, शीर्ष 50 पर्यटन में चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो पूछ दिया जाएगा इसे कि किस भगवान के जीवन काल के संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन में रहेंगे श्री राम, फिर दे देगा श्री कृष्ण, दे देगा शिव, और फिर दे देगा बुद्ध। आप देखेगा सरकार तो भाई राम जी पे लगे हुए हैं, तो श्री राम आप मार दीजिएगा टिक, लेकिन श्री राम नहीं होंगे। कौन होंगे? बुद्ध भगवान होंगे। ठीक है, अब हो गया नवाचार में निवेश। अभी हम लोग क्या देखें? अर्थव्यवस्था में। अब नवाचार में देखते हैं। अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया है। नवाचार के लिए देखिए कितना कम है, नवाचार के लिए मात्र 20,000 करोड़ रुपया है। पीएम अनुसंधान अध्योतावृत्ति योजना, पीएम अनुसंधान अध्योवृत्ति योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईटी और आईआईएससी के प्रौद्योगिकी अनुसंधान के 10,000 अध्यावृत्ति प्रदान की जाएगी। तो 5 वर्षों में आईटी और आईआईएससी के लिए 10,000 अध्यावृत्ति प्रदान किए जाएंगे। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना किया जाएगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ साथ 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की भी स्थापना की जाएगी। भू स्थानिक अवसंरचना में डाटा विकास के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान भारत मिशन है। कहता है शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ साथ हमारी पांडुलिपि में सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए भारत ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। तो ज्ञान भारतम मिशन में 1 करोड़ से अधिक है। कितना है? ये मिशन का नाम क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। कितना है? 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा। चौथा इंजन बचा निर्यात। चौथा इंजन बचा है निर्यात। सीतारामन जी ने निर्यात के लिए विकास का चौथा इंजन बताया है। निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताया। पहला क्या है? कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। इस क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों को एक साथ है, क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों को एक साथ निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। तो निर्यात की मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। कैसी का बात कर रहा है? एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। इसमें क्या बताया गया कि क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों, क्या है? क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय काम करेगा, एमएसएमई मंत्रालय हो गया और वित्त मंत्रालय मतलब कॉमर्स, वाणिज्य मतलब कहता है कॉमर्स मंत्रालय हो गया। एमएसएमई तो है ही मंत्रालय है, और एमएसएमई अगर आपको पता होगा तो शायद ये मांझी जी हैं एमएसएमई के मंत्री, देख लीजिएगा एक बार। और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, ये तीनों मिल के काम करेगा, कॉमर्स, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करेगी। ये एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहायता करेगा। तो हम लोग एक्सपोर्ट जो करने वाले हैं उसके लिए भारत ट्रेडनेट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। भारत ट्रेडनेट, BTN, भारत ट्रेड नेट। ठीक है। सरकार उद्योग 4.0 के संबंधित अवसरों को लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। उद्योग 4.0 को संबंधित अवसरों को लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी।
उभरते हुए टायर 2 के शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। कौन से शहरों में? टायर 2 शहरों में। किसमें? टायर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ईंधन के रूप में सुधार क्या है? ईंधन के लिए ईंधन के लिए सुधारों को स्पष्ट करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में ज़्यादा समय में सरकार ने करदाताओं को सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न, लगभग 99% रिटर्न स्वयं ऊर्ध्वन मूल्यांकन के आधार पर विवाद से विश्वास योजना के कई सुधारों को कार्यान्वयन किया है। विवाद से विश्वास के लिए इन प्रयासों को जारी रखते हुए कर विभाग ने विश्वास प्रथम जांच बाद में वचनबद्धता को दोहराया। विश्वास प्रथम जांच बाद में, तो ये दो चीज़ को याद रखिएगा। विवाद से विश्वास योजना क्या चीज़ के लिए है? तो कहता है इनकम टैक्स के लिए था लगभग, और अब उसने कर दिया विश्वास प्रथम जांच बाद में। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया। FDI मतलब FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कि विदेशी कंपनी है, जैसे अमेरिका के लोग जो है वो हमारे भारत में ये हमारा जो क्या था बीमा क्षेत्र में, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में मात्र पहले 74% वो कर रहे थे इन्वेस्टमेंट, अब उसको 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। संवर्धित सीमाओं को उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत के संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेगी। आगे देखते हैं, ये लास्ट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेगा। तो कहता है किसके लिए? SHG जो है मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसका ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेगा। पेंशन क्षेत्र में विनियमित समन्वय के लिए एक फोरम की स्थापना किया जाएगा। 25 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। 25 में केंद्रीय, ये सब ठीक है। विनियामक सुधार 21वीं सदी के आधुनिक लचीले लोक अनुकूल और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए 4 विशेष उपायों को प्रस्ताव दिया गया है। विनियामक में कहता विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति बनाया जाना चाहिए। कहता राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक होना चाहिए। कहता वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत होना चाहिए। जन विश्वास विधेयक 2.0 लाना चाहिए। अब इसको पढ़िए। विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति कहता है कि गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंस, अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन होना चाहिए। 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। तो कह रहा है कि अब विनियामक सुधार मतलब कह रहा है कि जो हम लोग गैर वित्तीय क्षेत्र है उसमें कैसे उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, लाइसेंस कैसे मिलेगा, समीक्षा कैसे किया जाएगा, इसके लिए बोला है कि इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कीजिए जो कि 1 वर्ष के भीतर अपना रिपोर्ट और सिफारिश प्रस्तुत करना चाहिए उसको। राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक तथा प्रतिस्पर्धा सहकारी संघवाद को भावना को आगे बढ़ाने के लिए 25 में राज्यों को निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू होगा। मतलब राज्यों के बीच में भी ये कहता है कि वो आपको मेरिट दिया जाएगा कि कौन राज्य टॉप पे चल रहा है, कौन नीचे चल रहा है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों को सहायता अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है सर। सरकार जब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानून प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास 2 लाएगी। किसके लिए लाएगी? विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए। कहता है कि अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। मतलब ऐसे कानून जो कि गैर आपराधिक हो सकते हैं उसके जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगा। बजट भाषण खंड बी। अब कहता है कि ये जो बजट का जो भाषण है उसमें क्या क्या बोला गया वो एक बार देख लेते हैं और ये यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। कहता है औद्योगिक वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ संरचना में युक्तिसंगत बनाना। केंद्रीय बजट 25-26 में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव लिया है। 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव लिया गया है। इसके बाद शेष बटी टैरिफ दरों को शून्य दर सहित 8 रह जाएगी। तो औद्योगिक वस्तु में टोटल 7 पे टैरिफ हटा दिया गया है। इंडस्ट्रियल आइटम्स में 7 पे हटा दिया गया है। अगर शून्य दर को सहित टोटल 8 पे हटा दिया गया है।
कैंसर जैसे जनसाधारण रोगों को राहत देने के लिए 26 जीवन रक्षक औषधियों को और दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट मिल जाएगा। तो कैंसर रोग के लिए जो 36 जो है दवा हो या औषधि हो, उस पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपशिष्ट पूरी तरह से छूट हो जाएगा। तो किसको किस छूट मिल जाएगा? कोबाल्ट पाउडर को, लिथियम आयन बैटरी को, पारा को और जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर भी पूरी तरीके से छूट हो जाएगा। बुने हुए वस्त्र पर सीमा शुल्क को संशोधित करके 20% और 115 रुपये प्रति किलोग्राम से जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव रखा गया है। जो बुना हुआ वस्त्र है उसमें कहता है कि सीमा शुल्क को 20% किया गया है, संशोधित 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलो में से जो भी अधिक होगा उसको करने का प्रस्ताव किया है। चाहे 20% टैक्स लगे जो, या 115 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक होगा वो। कहता है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं पर बुनियादी सीमा को शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, देखिए ये गड़बड़ कर दिया ना जी। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले किसको कहते हैं? जो ऑनलाइन जो टीचर जो पढ़ाते हैं, जो बोर्ड होता है, बोर्ड पे जो हम लोग पढ़ाते हैं टीचर लोग, तो वो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। उस पर टैक्स कितना बढ़ा दिया गया? 10% से बढ़ाकर उसको 20% कर दिया गया। ये गलत हुआ, पढ़ाने वाली चीज़ों पर नहीं बढ़ाना चाहिए था। इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फ़ोन बैटरी निर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। तो लिथियम आयन बैटरी के लिए 35 वस्तु है, उसको बनाने में जो 35 वस्तुओं पर छूट हो गया है, और मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी होगा उसके लिए 28 वस्तुओं पर छूट। हस्तशिल्प वस्तुएं और की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। हस्तशिल्प वस्तुओं की जो निर्यात की जो अवधि है 6 महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 वर्ष की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इसे 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। हाथ के बना हुआ जो वस्तु होगा वो 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया और 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। समुद्री उत्पाद फ्रोजन फिश पेस्ट को निर्यात सीमा शुल्क 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो हम लोग देखो अभी पढ़े थे ना, मोदी समुद्री उत्पादन को बढ़ावा देना चाह रहे थे, तो उसमें क्या किया कि जो फिश पेस्ट है, फ्रोजन फिश पेस्ट है, उसको 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है मछली वाले में। आयातित वस्तुओं इंपोर्ट वाला के अंतिम उपयोग की सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। जो इंपोर्ट जो वस्तु है उसका जो उपयोग 6 महीने जो तक के अंदर में करना होता था उसको 1 वर्ष तक में कर दिया गया है, 1 वर्ष के अंदर कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक के आय को छूट मिलेगा। कहता है पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रति माह की औसत आय पर कोई नहीं देना होगा। 12 लाख रुपये का छूट हो गया। वेतनभोगी और करदाताओं के लिए 75,000 के अतिरिक्त मानक कटौती के साथ 12,75,000 हो गया। मतलब कि आप अगर 12 लाख रुपये तक कमा रहे थे पूंजीगत लाभ को तो नहीं होगा। अगर आप वेतनभोगी हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में या तो उसके लिए 12,75,000 हो जाएगा। ये याद रखने की चीज़ है कि 0 से 4 लाख तक में 0 है, 4 से 8 5 है, 8 से 12 10% है, 12 से 16 15% है, 0 से 4 0, 4 से 8 5, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20 और 20 से 24 25 और 24 से अधिक 30% लगेगा। अब इतना तो आपको समझ में आया होगा। 0 से 0 हो रहा है तो 0%, 0। 4 से 8 के बीच में कितना परसेंट लगेगा? तो 4 से 8 के बीच का नंबर क्या है? 5%। 8 से 12 के बीच का नंबर क्या है? 10%। 12 से 16 के बीच का परसेंट क्या है? 16%, 15%। और 16 से 20 आ गया तो 20 में 20 हो जाएगा सीधे सीधे। और 20 के ऊपर 24 में आ गया तो 24 के बाद क्या आता है? 25 होता है। और 24 के ऊपर क्या होगा? 30% लगेगा। TDS को तर्क संगत बनाना। TDS को क्या करना है? तर्क संगत बनाना है। कहता वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर जो कटौती हो रहा था 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। किराए पर TDS के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। कहता है कि जो किराए पर जो TDS है 2.4 लाख था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 लाख रुपये तक में। ठीक है। उच्च TDS कटौती प्रावधान केवल गैर पैन मामलों में ही लागू होंगे। उच्च TDS कटौती केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। छोटे धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया गया है। जो छोटा छोटा जो हम लोग धर्मास या संस्था बनाते हैं वो 5 वर्ष से पंजीकृत करने की अवधि 5 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
करदाताओं को अपनी स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त की अनुमति का प्रावधान किया गया है। 29 अगस्त 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों को राष्ट्रीय बचत स्कीम में किए गए आहरण पर छूट होगा। कब से होगा? 29 अगस्त 2024। 29 अगस्त 2024 से जो पहले राष्ट्रीय बचत स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो उसको इसका छूट मिलेगा। आगे, देश के अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार का योजनाओं के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों को विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है। अप्रैल 2030 के पहले निगमित होने वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किए गए हैं। कहता है कि जो 1 अप्रैल 2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्टअप को इकोसिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार किया जाएगा। ठीक है। कहता है सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। तो सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा जो आपका जो अवसंरचना क्षेत्र में वित्त पोषण है उसको निवेश करने की तारीख 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। बजट 25-26 में विभिन्न योजनाओं पर टॉप खर्च है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे लगभग 2 लाख करोड़ रुपया है। गरीब कल्याण पे 2 लाख करोड़ रुपया है। मनरेगा पे कितना है? 86,000 करोड़ रुपया है। जल जीवन मिशन पे 67,000 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे 63,000 करोड़ रुपया है। रक्षा पे टोटल कितना खर्च किया जा रहा है? रक्षा पे लगभग 4,91,000 करोड़ जो कि 8% के बराबर है। ये रक्षा पे नहीं है 4 करोड़, ये गड़बड़ है। रक्षा पे सिर्फ किया जा रहा है, बाकी उसमें पेंशन वगैरह नहीं मिलाया गया है। वो 8 लाख से ज़्यादा है रक्षा पे जो खर्च किया गया है, हमको जहाँ तक पता है। वो ग्रामीण विकास पे 2,66,000 करोड़ रुपया है। कृषि पे 1,71,000 है और शिक्षा पे 1,28,000 है और स्वास्थ्य पे कितना है? 98,000 करोड़ रुपया है। तो ये आपका बजट हो गया कंप्लीट। ये आपको याद रखना है, इसको एक बार और रिपीट कर लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पे 2 लाख करोड़ रुपया, मनरेगा पे 86,000, जल जीवन पे 67,000 और किसान सम्मान निधि पे 63,000, रक्षा पे 4,91,000 करोड़ रुपया, 4,91,000, ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000, कृषि पे 1,71,000, शिक्षा पे 1,28,000 और स्वास्थ्य पे 98,000 करोड़ रुपया। तो आपका यहाँ पे बजट खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग ये जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है इसको हम लोग अगले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के खत्म करेंगे।